बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में वैसे आप लोगों को ये भी विदित है कि आज के दिन को अर्थात 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में तो विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। जिसके तहत आज हमारी पार्टी के लोग विशेष कार्यक्रम आयोजित करके अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र के सर्व समाज में से खास तौर से अति गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं। और इसी पैटर्न पर चलकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार के दौरान भी सरकारी स्तर पर मेरा जन्मदिन मनाया जाता रहा है। अर्थात इस दिन मेरी सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाली अनेकों बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण आदि करके प्रदेश में यहाँ अति गरीबों, असहाय व जरूरतमंद लोगों को भारी तादाद में लाभान्वित किया जाता है, जिनमें से काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को वर्तमान सपा सरकार ने केवल राजनीतिक द्वेष के कारण फिलहाल बंद कर दिया है। इसके साथ साथ आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि हर वर्ष आज के ही दिन मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी के मानवतावादी मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का विमोचन भी किया जाता है। और साथ ही अपनी पार्टी का नववर्ष 2015 का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। और इसी क्रम में अब मैं सबसे पहले पूरे देश में अपनी पार्टी के उन सभी लोगों का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो लोग आज दिनांक 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में विभिन्न स्तर पर मना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो मेरा जन्मदिन हमारी पार्टी के लोग यहाँ हर जिले में काफी तैयारी के साथ व्यापक रूप में मना रहे हैं। और इसके लिए मैं फिर से इन सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही आज के इस मौके पर भी मैं इन्हें पुनः नववर्ष 2015 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई भी देती हूँ। हालांकि पिछला वर्ष सन 2014 का केंद्र में पूर्व की रही
कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की अनेकों गंभीर कमियों की वजह से जहां इसका एक तरफ देश में 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका जबरदस्त राजनीतिक लाभ उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका काफी कुछ राजनीतिक नुकसान हमारी पार्टी की ही तरह उन सभी पार्टियों को भी अभी तक भी उठाना पड़ रहा है जिन्होंने इस कांग्रेसी सरकार को देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर बनाने के खास मकसद से ही वह ना चाहते हुए भी इनको मजबूरी में अपना बाहर से समर्थन दिया हुआ था। और अब ऐसी स्थिति में जब हमारी पार्टी देश व जनहित के तथा दलित एवं अन्य उपेक्षित व कमजोर वर्गों के हितों से संबंधित और साथ ही इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों के मान सम्मान से भी जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के साथ साथ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की भी गलत नीतियों, फैसलों व कार्यशैली आदि के खिलाफ अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करती है, तो तब फिर ये पार्टी व इनकी मौजूदा भाजपा सरकार तथा कांग्रेस पार्टी भी इसे हमारी पार्टी को खासकर दलित व पिछड़ों का कार्ड खेलने की बात कहकर फिर इसकी आड़ में अपनी सभी कमियों से पीछा छुड़ाने का पूरा प्रयास करती हैं। और इसके साथ ही सत्ता पक्ष की सभी पार्टियां तो अब हमारी पार्टी के बारे में ये भी कहने लगी हैं कि जब से इस बार 16वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी का पूरे देश में व खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सफाया हुआ है, ये जिसमें बीएसपी को एक सीट तक भी नहीं मिली है, तो तब से ये पार्टी अपने खिसके हुए दलित बेस वोट को बचाने के लिए खासकर बीजेपी व केंद्र की वर्तमान सरकार पर बिना वजह आए दिन किस्म किस्म के गलत आरोप लगाती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों का हमारी पार्टी के बारे में ये कहना है जब हम इनकी कमियों को उजागर करते हैं, जबकि इन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस चुनाव में जो इस बार देश में 16वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में सभी विरोधी पार्टियों में से बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी रही है जिसका अपना दलित बेस वोट खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की लहर तक में भी कतई नहीं खिसका है। अर्थात इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 71 सीटें जरूर मिली हैं, किंतु फिर भी यहाँ बीजेपी को इस बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितने इस चुनाव में कुल मत पड़े हैं, तो उसमें से केवल 42% मत ही इन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी कि लगभग 58% लोगों ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया है, जो कि आधे से काफी ज्यादा संख्या में है। इसके साथ ही चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो लगभग 55 करोड़ वोट पड़े हैं, तो उसमें से केवल मात्र 17 करोड़ ही वोट इस भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लगभग 31% ही वोट मिले हैं और लगभग उतने ही वोट अन्य दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को भी मिले हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। और जहां तक खासकर उत्तर प्रदेश में
हमारी पार्टी को इस लोकसभा आम चुनाव में मिले वोट प्रतिशत का सवाल है, तो इस मामले में पिछली बार की तुलना में इस बार भी हमारा वोट कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। अर्थात सन 2009 की तुलना में हमें यहाँ उत्तर प्रदेश में इस बार सन 2014 में ज्यादा वोट मिला है। और इस संदर्भ में यहाँ मैं आप लोगों को आंकड़ों के तहत ये भी कहना चाहूंगी कि देश में वर्ष 2009 के हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी को यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 1,52,00,000 वोट मिले थे। और अब पिछले वर्ष सन 2014 के हुए लोकसभा आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से बीएसपी को लगभग 1,60,00,000 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से सन 2009 की तुलना में इस बार हमारी पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख वोट ज्यादा प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही पूरे देश में भी लगभग 2,30,00,000 वोट प्राप्त करके इस बार भी हमारी पार्टी सन 2009 की ही तरह फिर से यहाँ पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इससे भी ये बात काफी हद तक सही साबित हो जाती है कि चाहे इस बार पूरे देश में लोकसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट क्यों ना मिली हो, लेकिन फिर भी इस चुनाव में हमारी पार्टी का जनाधार पहले की तरह अभी तक भी बरकरार टिका हुआ है। इसलिए इन सब तथ्यों के आधार पर बीजेपी व इनकी केंद्रीय सरकार का तथा अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों का भी बीएसपी के ऊपर यह आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है कि हमारी पार्टी इस लोकसभा आम चुनाव में अपने खिसके हुए दलित बेस वोट को बचाने के लिए ही अब अपने सभी विरोधियों पर आए दिन बिना वजह किस्म किस्म के गलत आरोप लगाती रहती है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि अब यहाँ बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के लोग ही हमारे इन वर्गों के प्रति अपनी कमियों को छिपाने के लिए ही ये सब गलत बयानबाजी जानबूझकर हमारी पार्टी के बारे में करते हैं। इसके साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर आज भी फिर से अपनी इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र में इस समय बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार को बने हुए अब लगभग 7.5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसने लोकसभा आम चुनाव के दौरान देश की आम जनता को हर मामले में यहाँ अच्छे दिन दिखाने के लिए किस्म किस्म के प्रलोभन भरे सपने दिखाए थे, जो अब अधिकांश यहाँ जमीनी हकीकत में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी प्रकार अब ये भारतीय जनता पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार दिल्ली में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में भी यहाँ की आम जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे सपने दिखाकर इन्हें भी गुमराह करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जबकि दिल्ली में रहने वाले खासकर यहाँ दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इनके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही अपनी इस सरकार के बड़े बड़े व महत्वपूर्ण सरकारी कार्य अधिकांश यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को ही देने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब इन वर्गों के लोगों को इस सरकार में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पाएगा। और यदि किन्हीं कारणवश दिल्ली में भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर ये सरकार भी इसी पैटर्न पर चलकर इन वर्गों के लोगों को यहाँ दिल्ली में भी आरक्षण के मामले में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी। और इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल तो इनसे भी एक कदम और आगे निकलकर इन वर्गों के समस्त आरक्षण को ही खत्म कर देने के जबरदस्त पक्षधर रहे हैं और इसको लेकर इनके कई बार बयान भी आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के साथ साथ
अब ये आम आदमी पार्टी भी धार्मिक धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खासकर यहाँ गरीब मुसलमानों व साथ ही अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण दिए जाने की कभी भी पहल व समर्थन नहीं कर सकती है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी का भी रवैया हमेशा ही ढुलमुल व दोगला रहा है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही दिल्ली में इन सभी वर्गों के लोगों को अपने हितों में यहाँ बीजेपी, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पार्टी आदि की इस समय दिल्ली में विधानसभा के हो रहे आम चुनाव में इनकी किस्म किस्म की चल रही प्रलोभन भरी हवाई बयानबाजी व ड्रामेबाजी आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है और अब इन्हें काफी सूझबूझ से अपने सभी हितों को ध्यान में रखकर अपना वोट अपनी सही पार्टी बीएसपी को ही देना है। ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर आज मीडिया के माध्यम से दिल्ली के इन तमाम दुखी व पीड़ित लोगों से इसकी अपील भी करती हूँ। इसके अलावा आप लोग इस बात से भी भली भांति ये अवगत हैं कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल अर्थात पेट्रोल, डीजल आदि की कीमत $115 से काफी ज्यादा घटकर अब लगभग 50 अमेरिकी डॉलर पर और इससे भी कम डॉलर पर आ गई है और भारत अपनी जरूरत का काफी बड़ा हिस्सा तेल विश्व बाजार से खरीदता है। और ऐसी अच्छी स्थिति में अब भारत आधी से भी काफी कम कीमत पर तेल का आयात कर रहा है, जिससे अब यहाँ अपने देश में धन की काफी ज्यादा बचत हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका सीधा लाभ देश की आम जनता को पूरे तौर से यहाँ नहीं मिल पा रहा है और ना ही इसका उचित लाभ राज्य सरकारों को भी मिल पा रहा है, बल्कि इस मामले में केंद्र की सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी को और ज्यादा बढ़ाकर केवल अपना खुद का लाभ उठाने में ही लगी हुई है, खुद की अपनी जेबें भरने में ही लगी हुई है, जो कि ये उचित नहीं है। जबकि इस संबंध में हमारी पार्टी का केंद्र की सरकार से ये कहना है, वह मांग भी है कि केंद्र की सरकार यहाँ के व्यापक जनहित में या तो पेट्रोल व डीजल आदि की कीमत विश्व बाजार के अनुपात में ही कम करके इसे घटा दे या फिर बचत वाले इस बड़े धन का इस्तेमाल देश के करोड़ों गरीब लोगों की गरीबी व बेरोजगारी तथा इनकी अन्य और जरूरी मूलभूत समस्याओं को दूर करने पर खर्च करें, ना कि अपने देश के धनवानों को यहाँ और ज्यादा धनवान बनाने के लिए उन्हें खुली छूट देते रहना चाहिए। संक्षेप में मेरा खास तौर से केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार के बारे में यही कहना है कि अब ये सरकार देश व यहाँ की आम जनता के हितों के हिसाब से नहीं, बल्कि पूरे देश में अपने प्रमुख संगठन आरएसएस के मुख्य हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करवाने के साथ साथ यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व धन्ना सेठों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ पहुंचाने के हिसाब से ही चल रही है, अर्थात काम कर रही है। और इन्हीं के हिसाब से अब ये सरकार केंद्रीय कानूनों को भी आए दिन संशोधित कर रही है, जिनके धन बल की खास वजह से ही ये पार्टी इस बार केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। ऐसी स्थिति में अब इस समय पूरे देश की जनता हमें काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी नजर आती है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ खासकर दलितों, पिछड़ों एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन सभी वर्गों के लोगों के प्रति भी इस सरकार की जातिवादी व संकीर्ण एवं सांप्रदायिक सोच होने की वजह से इनकी अब यहाँ इस सरकार में हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की जा रही है, जिसका काफी कुछ खुलासा मैंने अपनी पिछली 3 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्हें अब मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सपा सरकार भी यहाँ हर मामले में व खासकर कानून व्यवस्था के मामले में तो अब ये बुरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इस मामले में विरोधी पार्टियों में से
खास तौर से यहाँ पूरे प्रदेश में बीएसपी के कार्यकर्ता, नेता व जन प्रतिनिधिगण तो सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारी पार्टी के अलीगढ़ जिले के अतरौली विधानसभा की सीट से जाट समाज से संबंधित बनाए गए प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र चौधरी की भी जिस निर्मम तरीके से बदमाशों ने हत्या की है वह किसी से छिपा नहीं है, जिसका हमारी पार्टी व उसके परिवार को तथा पूरे जाट समाज को भी काफी ज्यादा दुख व पीड़ा भी है। और इस अति दुखद घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। इसके साथ ही अभी हाल ही में प्रदेश में जहरीली शराब पीने की वजह से लगभग 48 लोग मर गए तथा काफी और लोग भी अभी भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से वो जूझ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्नाव के गंगा घाट में मिली लगभग 104 से भी ज्यादा या लगभग 104 के करीब लावारिस लाशों ने तो अब यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को और भी ज्यादा अति भयभीत व अति चिंतित करके रख दिया है, जिसका सबसे पहले खुलासा न्यूज नेशन चैनल ने किया है, जिनकी हमारी पार्टी काफी आभारी भी है। हालांकि बाद में ई चैनल व अन्य और प्रमुख सभी चैनलों ने भी इस घटना को काफी हाईलाइट किया है। इसके साथ ही इस घटना को लेकर हमारी पार्टी की ये भी मांग है कि इस घटना की समयबद्ध सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ताकि सही तथ्य यहाँ प्रदेश में पूरे देशवासियों के सामने उजागर हो सके। और इतना ही नहीं, बल्कि अब ऐसे खराब व दयनीय हालातों में खासकर यहाँ बाहरी कारोबारी लोग तो अपने किसी भी कार्य में निवेश करने से काफी ज्यादा कतराते हैं, घबराते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को व इनके अधिकारियों को भी यहाँ अपने प्रदेश में कारोबारी लोगों को लाने के लिए कभी आगरा तो कभी दिल्ली में तो कभी देश के अन्य राज्यों आदि में भी जाकर इनके सामने काफी कुछ मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अर्थात ऐसे हालातों में अब प्रदेश की जनता का विकास व आर्थिक उत्थान कदापि यहाँ सही ढंग से गति नहीं पकड़ सकता है। और इसके साथ ही अब हमें प्रदेश में इस समय भाजपा व सपा के अंदर चल रही राजनीतिक स्वार्थों के मधुर संबंधों को भी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अब प्रदेश के राज्यपाल व केंद्र की भाजपा सरकार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करके प्रदेश की जनता को इस सपा सरकार के विकासहीन व अराजकतावादी एवं जंगल राज से मुक्ति दिला सके। इसलिए उत्तर प्रदेश की इस समय सपा सरकार में जो भी ये अति गंभीर व अति चिंताजनक हालत बनी हुई है, तो इसके लिए हमारी पार्टी यहाँ प्रदेश की सपा सरकार के साथ साथ केंद्र में रही पिछली कांग्रेसी सरकार की तरह मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार को भी बराबर का कसूरवार व जिम्मेवार मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की आम जनता से प्रदेश में यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने तक इस सपा सरकार के साथ साथ केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी यहाँ प्रदेश में व पूरे देश में चल रही इनकी गलत नीतियों, फैसलों व कार्यशैली आदि के खिलाफ भी हर स्तर पर आवाज उठाने की खास अपील करती है, ताकि यहाँ प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने तक इन दोनों सरकारों के ऊपर कुछ हद तक अंकुश लगा रहे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पूरे देश में अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में भी अपनी पार्टी के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हर वर्ष यहाँ अपने देश में कुदरती पतझड़ का मौसम आता है, जिसमें पेड़ पौधों की खराब पत्तियां व सूखी टहनियां
आदि अधिकांश खुद ही अपने आप नीचे जमीन पर आकर गिर जाती हैं और उसके स्थान पर फिर नई पत्तियां व टहनियां आने की वजह से वे सभी पेड़ पौधे पुनः हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जिन भी पेड़ पौधों पर किन्हीं कारणवश खराब पत्तियां व सूखी टहनियां आदि समय से नहीं झड़ पाती हैं, तो फिर उनका समझदार मालिक खुद ही अपने लोगों से उन्हें जरूर अलग करवा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी पार्टी में भी पार्टी व मूवमेंट के हित में बीच बीच में कुछ कुदरती पतझड़ आता है और इस पतझड़ में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अभी तक हमारी पार्टी के कुछ स्वार्थी व गलत किस्म के लोग जेल तक में भी पहुंच गए हैं। तो साथ ही कुछ उनके यहाँ बाहर बचे चेले चाटे जो अपना खुद का वे अपने बेटे तक का भी विधानसभा का आम चुनाव नहीं जीत सके हैं और जिनके बारे में हमारी पार्टी को भी अंधेरे में रखकर पहले वे विधान परिषद में व बाद में राज्यसभा तक में भी पहुंच गए हैं, जिन्होंने फिर इस पद पर पहुंचने के बाद पार्टी की किसी भी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से नहीं निभाया है, तो अब वे इस किस्म के सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे खुद ही हमारी पार्टी में कुदरती पतझड़ की तरह ही नीचे जमीन पर आ रहे हैं। और ऐसे जो लोग भी किन्हीं कारणवश अभी तक भी जमीन पर नहीं आए हैं, तो पार्टी हित में अब वे लोग बहुत जल्दी एक एक करके जमीन पर जरूर लाए जाएंगे और इसके लिए अब पूरे देश में व खास तौर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी द्वारा ये विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब से हमारी पार्टी बनी है और साथ ही जब से हमने चुनाव भी लड़ना शुरू किया है, तो तब से अन्य पार्टियों की तरह हमारी पार्टी के ऊपर भी टिकट देने के नाम पर पैसे लेने का भी ये गलत आरोप बीच बीच में लगाया जाता रहा है और ये गलत आरोप दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी में भी कुछ गिने चुने वही स्वार्थी किस्म के लोग लगाते हैं जो टिकट की लाइन में होते हैं और जिन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी के बारे में सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी देश में किसी भी स्तर का चुनाव व पार्टी की अन्य सभी गतिविधियां यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल पर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही साधारण कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों आदि से ही विभिन्न रूप में थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर ही पार्टी का चुनाव लड़ाती है और साथ ही पार्टी की अन्य सभी गतिविधियां भी चलाती है, जिससे हमारे विरोधी लोग ये सब जानते हुए भी इस मामले में जबरन हमारी पार्टी को काफी गलत तरीके से अक्सर प्रचारित करते रहते हैं। इससे भी हमारी पार्टी के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ ही अब मैं अपने खुद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे खुद के द्वारा मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा नाम से लिखित इस पुस्तक के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण के भाग 10 को रिलीज करूं। लेकिन इससे पहले इस संबंध में भी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर आज दिनांक 15 जनवरी को जारी की जा रही इस पुस्तक में दिनांक 1 जनवरी सन 2014 से लेकर दिसंबर सन 2014 तक की अर्थात पिछले एक वर्ष के अंदर बहुजन समाज पार्टी के मेरे नेतृत्व में यहाँ देश में बीएसपी मूवमेंट के मिशनरी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के क्रम में बीएसपी की गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा होता है और साथ ही विरोधियों की हमारे सामने आने वाली अनेकों चुनौतियों व संघर्षों का वास्तविक वर्णन भी होता है, जिसे इसमें विभिन्न रूपों में तिथिवार संजोकर संरक्षित करने का काफी कुछ प्रयास किया गया है। इसके साथ ही बीएसपी की ये ब्लू बुक एक मिशनरी भावना के तहत एक मिशनरी उद्देश्य से ही लिखी जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए
आगे आने वाली नई पीढ़ी इस पुस्तक का जरूर लाभ लेगी। और अब मैं इस पुस्तक के 10वें भाग के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण को रिलीज कर रही हूँ। साथ ही पार्टी द्वारा निर्मित नव वर्ष 2015 के कैलेंडर को भी जारी कर रही हूँ। मीडिया बंधुओं, अंत में अब मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस समय दिल्ली प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आज से अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत करती हूँ। और साथ ही ये चुनाव हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश की सभी 70 विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ रही है। और इस बार हमारी पार्टी यहाँ कुछ अच्छा रिजल्ट दिखाने का भी पूरा पूरा प्रयास करेगी, ऐसी मैं अपनी पार्टी के लोगों से वहां ये उम्मीद भी रखती हूँ। और अब मैं आज की अपनी ये प्रेस वार्ता समाप्त करने से पहले यह अपनी पार्टी की ओर से केंद्र की वर्तमान बीजेपी की एनडीए सरकार से ये भी गुजारिश करती हूँ कि वह भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खासकर उनके निवास से संबंधित उनकी यादों से जुड़े लंदन के किंग हेनरी रोड पर स्थित बंगले को खरीदकर उसे स्मारक के रूप में जरूर घोषित करें। और इस संबंध में यह विदित है कि सन 1920 व 21 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब विश्व प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा की पढ़ाई शुरू की थी, तो तब वे लंदन के इसी मकान में रहा करते थे। और अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार अब ये मकान बिकने व नीलाम होने वाला है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये मांग व अपील भी है कि वह इस बंगले को खरीदकर व फिर इसे स्मारक आदि घोषित करने के लिए अवश्य ही तत्काल कोई जरूरी कदम उठाए। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में भी 26 अलीपुर रोड पर स्थित उस मकान को भी राष्ट्रीय स्मारक व संग्रहालय आदि के रूप में जरूर घोषित कर देना चाहिए, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन का अत्यंत बहुमूल्य समय गुजारा है और अंतिम सांस भी उन्होंने वहीं ली थी। इसके साथ ही अपनी इस बात पर और ज्यादा बल देते हुए यहां मेरा ये भी कहना है कि वर्तमान केंद्र की सरकार के मुखिया व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अब कांग्रेस पार्टी के युवराज की तरह ही यदि किसी मौके पर या किसी अवसर पर
किसी दलित के घर जाकर उनकी खिचड़ी, दही, चूड़ा व खाना आदि खाते हैं, तो इससे फिर पूरे देश के दलित वर्ग के लोग प्रभावित होकर इनकी पार्टी से जुड़ने वाले नहीं हैं। जबकि इसके लिए पहले इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सभी जरूरी ठोस कदम उठाने होंगे। और साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आदर सम्मान देने के मामले में भी इनके साथ कोई भी पक्षपात वाला रवैया नहीं अपनाना होगा। तभी फिर ये दलित वर्ग के लोग इनसे प्रभावित होकर इनके साथ चल सकते हैं, वरना इनकी इस किस्म की ड्रामेबाजी का इन लोगों के ऊपर रत्ती भर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरा इनसे पुनः ये कहना है कि इनको इस किस्म की ड्रामेबाजी को छोड़कर हमारी पार्टी की इस उचित मांग व आग्रह को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन दोनों निवास स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि के रूप में परिवर्तित करने के लिए केंद्र की सरकार को ये जरूर उचित कदम उठाना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं आप सभी लोगों को लंच के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। अब इसके ये भी कोई पूछने का सवाल है? मेरे पास, हाँ बताओ। मेरे पास जो जन्मदिन का खास तौर से मेरे जन्मदिन पर जो मुझे बधाई देने के लिए जो टेलीफोन आया है आज, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी का आया है और कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी का आया और भी बहुत से लोगों का आया है। तो नहीं, इनका नहीं आया। नहीं, अभी ये तो एमएलसी का चुनाव है, ये कोई असेंबली के चुनाव के लिए कोई समझौते वाली बात नहीं है। ये तो केवल एमएलसी का चुनाव है। उसके लिए उन्होंने हमारी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है विधान परिषद के लिए खड़ा किया, उसके लिए उन्होंने समर्थन दिया, उनके हम आभारी हैं। और उन्होंने भी चौधरी अजीत सिंह ने भी अपने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा उन्होंने मेरे जन्मदिन के मौके पर सुबह उन्होंने गुलदस्ता भिजवाया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब ने भी गुलदस्ता भिजवाया है। ऐसे बहुत से लोगों के कितना हम लोग मेरे से नाम पूछेंगे? अब ये तो ठीक नहीं है भाई। अभी आप लोग कहने लग जाए हैं? चलो ठीक है, अब बता दिया मैंने आप लोगों को। नहीं, ऐसा है कि उस समय हमारा नहीं और भी बहुत सी पार्टियां थी, तो जो सेंटर में कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे रही थी, ये सोचकर कि सेंटर में सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखा जाए। तो अब इस वजह से हमें भी नुकसान हुआ और पार्टियों को भी नुकसान हुआ। इसको हम भूल नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी, कार्यशैली थी, उससे हम लोग सहमत नहीं थे। देखो ऐसा है कि हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। और जब ये पार्टी आगे बढ़ती है तो और जनाधार आगे बढ़ता है पार्टी का, तो हमारी पार्टी में कभी कभी गलत लोगों का भी प्रवेश हो जाता है। लेकिन ये जो गलत किस्म के लोग होते हैं वो ज्यादा दिन तक हमारी पार्टी में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। और जो गलत किस्म के लोग हैं तो ये लोग फिर उन लोगों को अपने आप ही, वो जैसे कुदरती पतझड़ होता है, वो अपने आप ही झड़ जाते हैं,
या फिर उनको निकाल दिया जाता है पार्टी और मूवमेंट के हित में। हाँ, नहीं पहले रिजल्ट तो आ जाए। अरे भाई पहले रिजल्ट तो आना चाहिए। अभी हम लोग प्रयास करेंगे, पहले रिजल्ट तो आए, उसके बाद इस सवाल का जवाब पूछना आप लोग। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।